हमारे इधर अकाबरीन पीटीआई से भी और जीडीए के भी अकाबरीन आपके सामने हैं, और ख़ास तौर पे जो बाई इलेक्शन हो रहा है उमरकोट का, उसके मुतफ़िका सिंधु सेव तहरीक ही समझें, उसका मुश्तरका उम्मीदवार लाल माली साहब, हम लोगों ने मुतफ़िका फ़ैसला किया कि वो लड़ेंगे और हम सब उनका भरपूर सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन बाई इलेक्शन में एक ही कैंडिडेट होगा और एक ही पार्टी होगी जिसके लिए पूरी सिंध का बच्चा बच्चा अपना किरदार अदा करेगा और इनको भरपूर तरीके से जिताने की जद्दोजहद में उतरेगा। और इंशाअल्लाह सुरखरू हम लोगों का मुश्तरका उम्मीदवार जो है लाल माली साहब वो होगा और सिंध की वकालत करेगा, सिंध के इश्यूज़ को उठाएगा। सिंध के इस वक्त जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैनाल का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बेरोज़गारी का इशू है और करप्शन का इशू है और नाइंसाफ़ी को आप देख रहे हैं जिस तरीके से फॉर्म 47 की असेंबली को हम लोगों ने तो अपने उम्मीदवार नहीं भेजे जो जीते थे या जो जितवाए थे इन्होंने अपनी मर्ज़ी से और जो हरवाए थे फॉर्म 47 इशू करके, तो हम तो तस्लीम करते नहीं, मगर हम लाल माली साहब को ज़रूर भेजना चाहते हैं क्योंकि माहौल की संगीनी इतनी हो गई है कि इस वक्त सिंध एक तरफ है और खोटे सिक्के एक तरफ है और खोटे सिक्कों को कोई भी तस्लीम नहीं करता न कबूल करता है। तो लिहाजा सिंध की आवाम इंशाअल्लाह अपना फ़ैसला देगी और इन खोटे सिक्कों की कहीं पे भी अब कबूलियत का वक्त नहीं होगा। उनको मंजिल जो उनकी असल है उधर तक पहुंचाने के लिए लाल माली साहब अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मुबारकबाद देना चाहते हैं कि मुर्तज़ा जतोई साहब 12 दिन की उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सरकारी मेहमान बन के हमारे बीच में है और बाकी भी काफ़ी इधर सरकारी मेहमान बनने के लिए तैयार भी थे। इनके सरकारी मेहमान बनने के लिए जब उन्होंने इनको दावतनामा दिया था, मगर शुक्र है कि बाइज़्ज़त तरीके से सुरखरू होके ये वापस आए और अवाम के अंदर इनका और भरपूर एक किरदार ये देखने के बाद 45 साल के बाद जो इन्होंने जेल का यात्रा की है, तो अवाम में इनकी कबूलियत बहुत ज़्यादा हो गई है एज़ लीडर। तो इंशाअल्लाह जीडीए के पास मुस्तकबिल के लिए भी एक लीडर अब वो है जो हम कह सकते हैं कि जेल याफ्ता है और बग़ैर गुनाह के तो इंशाअल्लाह हम लोग अपना किरदार अदा करते रहेंगे जो अपोजिशन का है और आवाम की आवाज़ बनते रहेंगे। अब किसी को पसंद हो या ना हो, पर ये हमारी भी मजबूरी है, आवाम की भी मजबूरी है कि हमारे साथ कंधे में कंधा मिला के आगे चलती रहे। मंजिल तक हमें आवाम के साथ पहुंचना है इंशाअल्लाह। ये हमारे मुश्तरका अपोजिशन जितनी भी जमायतें हैं, सिंध बचाओ तहरीक, उनके ये नुमाइंदे जो अवाम की भी ये तहरीक है, तो ये अब अवामी नुमाइंदे सिंधु बचाओ तहरीक, सिंधु आप भाई सिंधु बचाओ तहरीक में सब कुछ आ गया। हाँ, और एक बात अगर आप इजाज़त दें ये मैं कर दूं कि लाल माली साहब जीत कर हलफ उठा के पहला जो है करारदाद डालेंगे कि ये कैनाल के प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट किए जाएं और वापस लिए जाएं। बिल्कुल। पहले तो मैं एक चीज़ वजाहत के साथ कहना इसलिए चाहता हूँ, मैं खुद सोच रहा था कि इसका जवाब तो मैं दे दूँ। देखें, ये हुआ था, अखबार में भी छपा था, पर उसका जो पीछे वाला हिस्सा था वो नहीं छपा था अखबार में। हमारे अल्लाह बख्शे वालिद साहब से जब पूछा गया था कि जी कालाबाग डैम बनाने के हक़ में आपने कहा है,
तो उन्होंने क्लियर कहा था कि बाबा काला बाग डैम बनाएं, बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा तो था ही नहीं, तो आप बनाओगे काला बाग कहाँ से? और शुक्र करें उस वक्त काला बाग डैम नहीं बना, क्योंकि काबुल रिवर तो अब वो अफगानिस्तान वाले खुद अपना एक आर्टिफिशियल दरिया बना के और अपनी ज़मीन जरखेज़ कर रहे हैं। तो आपका काबुल रिवर का पानी तो काला बाग को जो भरता था वो तो फारिग हो गए आप उस पानी से। वो तो एक परसेंटेज दे रहे हैं, और वो परसेंटेज भी हो सकता है आगे जाके बंद हो। जैसे हम सिंध वाले अब चीख पुकार कर रहे हैं कि कैनाल नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान वालों ने अगर कैनाल बना दिया तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ में जाएगा, कोर्ट में जाएगा कि ये पानी तो हम लोगों का मुआहदा हुआ था कि इसका 40 कुछ % पाकिस्तान को आना चाहिए, वो रोक रहे हैं। तो जो हम सिंध वाले चीख पुकार कर रहे हैं मरकज़ के खिलाफ, वही मरकज़ करेगा इंटरनेशनल लॉ में अफगानिस्तान के खिलाफ। वक्त आएगा, थोड़े दिनों की बात है। मैं ज़रा एक बात को क्लियर कर दूं। देखिए, अभी जो बात हुई कि जी कौमी असम्बली में करारदाद, तो बिल्कुल सैयद सरदार साहब ने कहा, तो इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला कामयाबी देगा लाल साहब को, तो जो सेव रिवर मूवमेंट या सिंध बचाओ के सिंधु बचाओ, ये मैं समझ सकता हूँ कि तमाम सिंध के इशूज़ के ऊपर इन सब के नुमाइंदे के तौर पर लाल माली साहब इंशाअल्लाह इस माफिया के ख़िलाफ़, इस पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, जिन्होंने 17 साल से यरगमाल बनाया हुआ है सूबे को, इंशाअल्लाह उस जंग में इन सब के नुमाइंदे के तौर पर काम करेंगे। मैं अर्ज़ करता चलो, इरसा एक्ट जब सिग्नेचर के लिए गया था डॉक्टर आरिफ अलवी के पास, तो उन्होंने साइन नहीं किया था। सेनेट में शिबली फराज साहब अपनी करारदाद जमा करा चुके हैं, और कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब ने कह दिया कि हमारी करारदाद आ रही है, आप आओ उसके अंदर वोट दो। और सिंध असम्बली में भी आप लोग रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उस दिन भी हमारे MPs गो के कम थे, इनसे पहले हमने करारदाद जमा कराई थी। तो बात ये है, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये बिल्कुल ये सब कुछ पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी से मर्जी से हो रहा था। और हम सब लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, तमाम जमातें, ये सिंध को बचाने के लिए निकली हैं, सिंधु दरिया को बचाने के लिए निकली हैं। और हम समझ सकते हैं कि पीपल्स पार्टी से छुटकारा ही इस सिंध को बचाएगा। अगर पीपल्स पार्टी खुदा न खास्ता इस सूबे के ऊपर काबिज रही, अल्लाह ना करे, ना हमारा सिंधु बचेगा, ना हमारा पानी बचेगा, ना हमारे स्कूल बचेंगे, ना हमारे अस्पताल बचेंगे, ना हमारी रोडें बचेंगी, ना हमारे रास्ते बचेंगे। देखो, हम नारा लगाते हैं सिंध खप्पे पाकिस्तान खप्पे, मगर उर्दू में साथ कहते हैं कि सिंध चाहिए पाकिस्तान चाहिए, लाजमी है। ठीक, हमारे सिंधी में खप्पे का मतलब है बेचो। किसी ने कहा था पाकिस्तान खप्पे ठप्पे खप्पे, वो बिक रहा है, समझे? सिंधी में खप्पे का मतलब बेचो। हम बचाने निकले भाई, जो बेचने निकले हम रोकने निकले। पीर साहब, ये बताएं मौजूदा हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, और बलूचिस्तान के हवाले से आपका क्या है, किस तरह हालात बलूचिस्तान के काबू में लाए जा सकते हैं? मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ कि जब तक अवाम के वोटों से आई हुई असम्बली नहीं बनेगी, अवामी नुमाइंदे नहीं आएंगे फैसला साज असम्बली में, तो टेबल पे बैठ के कोई चीज़ हल हो सकती है ना। मगर ये ऐसी चीज़ हो गई है कि 25 साल भुट्टी साहब के बाद ये काबू में आ ही नहीं रही। तो बैठ के बात करना मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों अना बना दी है। हर चीज़ का हल है, टेबल पे तो बैठे। नाजायज़ अगर किसी के साथ होता है, उसका रिएक्शन होता है, तो नाजायज़ से पहले टेबल पे बैठ के हर चीज़ जायज़ कर ले। अगर फेडरेशन को चलाना है, और मजबूत फेडरेशन का मतलब है मजबूत पाकिस्तान। जैसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड सिंध मजबूत पाकिस्तान, ऐसे ही हर अपना अपना सूबा यूनिट जो है उसके अंदर अगर किसी किस्म की एहसास महरूमी है, उसको दूर करने के लिए टेबल है, उस पर बैठे दूर कर लें। अच्छा, रुपया सवा रुपया आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अरबों रुपए खा गए, उनको आप बड़े बड़े मनसब पे लुक्रेटिव पोस्टों पे बिठाए बैठे हो। जो सवा बाल्टी मांग रहा है पानी की, उसके ऊपर डंडा बरस रहा है। जो सवा रुपया मांग रहा है उस पर भी डंडा बरस रहा है। जो कोयला मांग रहा है थोड़ा अपने हिस्से का, उस पर डंडा बरस रहा है। जो मार्बल मांग रहा है उस पर डंडा बरस रहा है। जो सोने के कान का कह रहा है भाई कुछ हिस्सा तो दो सूबे का, उस पर डंडा बरस रहा है। तो फिर कहां एंड होगी भाई? कुछ दो कुछ लो पे आओ तो खुदा करे खैर पाकिस्तान मजबूत हो।
اگر یہی حالات رہے تو آپ کے دشمن کے تو ویسے ہی جو پروگرام ہے وہ اس کو مضبوط پاکستان تو نہیں دیکھنا چاہتا. ایک دفعہ آپ کی فوج کمزور ہو گئی خدا نہ خواستہ تو یہ پاکستان کے چاروں یونٹس جو ہیں جو صوبے ہیں یہ بکھر جائیں گے, اللہ نہ کرے. تو بہتر ہے کہ یہ سب جو تھنک کہتے ہیں تھنک ٹینکس, وہ اب صرف ٹانکیاں بچی ہوئی رہ گئی, تھنک ان کی ختم ہو گئی ہے. تو ان ٹانکیوں کو خالی کرو, نئے تھنک ٹینکس لاؤ سنجیدہ پاکستان کی اگر مستقبل سنوارنا ہے. اس سے یہ ٹینکوں سے اب کام نہیں چلے گا. یہ بتائیے عید کے بعد جو ہے تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے جو میٹنگیں تھی اسلام آباد میں جو اسلام آباد میں ہوئی تھی جہاں پہ آپ کا وفد بھی گیا تھا, اس کا کیا ہوا؟ باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں. دوسرا بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہم بھی جو ہے احتجاجی تحریک چلائیں گے اس جو کینالوں کے خلاف. ایک چیز پہلے دیکھیں, اس کا ہم لوگوں کے فارمیٹ تیار ہو گیا اور اس کا آلموسٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی اپوزیشن کے پارٹیاں ہیں جو پاکستان کے حق میں ہیں ہم ان کا حصہ بننے میں کوئی شرم نہیں کرتے, ہم ان کا حصہ ہیں. دوسرا حصہ آپ کا تھا کہ کون جمہوری مال نے نکلے گا کدھر, تو اس کو بولے وہ چولستان والے کینال جا کے دیکھ لے پہلے, اور پھر یہ جو 90 یا کتنے 25% جو ایم این ایز کو مل رہے تھے 25 کروڑ تو 25 اس نے اپنے لیے رکھے ہیں, وہ کہاں خرچے گا. خیر خیریت سے سمجھو کینال جو بن رہے ہیں تو جو افیکٹیز ہیں ان کا سوچے کہ یہ پیسے لے کے کیا اپنے اوپر ایک اس نے لیبل لگا لیا. آئے ہمارے ساتھ جوائن کرے, آئے ہمارے ساتھ. ہم تو سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئے. ہمارے والد صاحب اللہ بخشے کہہ گئے تھے وہ ایک دن ہمارا حصہ ہوگا, اور مجھے یقین ہے جو اس کا باپ کر رہا ہے وہ ہمارا حصہ ہی ہوگا, اور ہم اس کو شدت سے تلاش کر رہے ہیں. اور ہم اس کو دعوت بھی دیتے آج کے پلیٹ فارم سے, بھائی ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے پاس عزت بھی ہوگی اور جو تم چاہتے ہو وہ بن بھی جاؤ گے اسی پلیٹ فارم سے. باپ والے پلیٹ فارم سے کچھ نہیں ملنا, پہلے وہ تو اپنا پورا کر لے شوق, جب تک زندہ ہے. آپ ابھی ہماری طرح ہی انتظار فرمائیے کہ بورڈ کو ٹانگے ہوئے دیکھو گے. یہ کہ آپ کو یہ جو آپ اتنے مقدمات تھے اور آپ 12 دن تک جیل میں بھی رہے, اس کے بعد جو ہے تو یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے جو معاملہ ہے آپ کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے وہ یہ تھا کہ وہاں کی کوئی زمین کا معاملہ ہے وہ, تو یہ تھوڑا بتائیں سندھ کے لوگوں کو وجہ کیا تھی, کیوں آپ کو یہ جیل میں. دیکھیں وجہ تو پیپلز پارٹی ہی بتا سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 90 میں الیکشن لڑا زرداری صاحب کے خلاف نواب شاہ سے, اور تب سے ہی زرداری صاحب کو یہ شوق تھا کہ مجھے گرفتار کروائے. آج کا شوق نہیں ہے, تب کا ہے 90 سے ہے کہ جی مجھے ہتھکڑی بھی لگے اور میں جیل میں بھی جاؤں. اور جس قسم کے مقدمات بنے وہ عوام کے سامنے ہے, لوگوں کے سامنے ہے کہ میں نے بکری چوری کی اور میں نے موٹر سائیکل چوری کی, میں نے پمپ چوری کیا. اور یہ فیصلہ تو سندھ کی عوام کرے گی کہ میں اس قسم کی چوریاں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. پھر 2 مقدمات تھے کہ جی میں نے پولیس مقابلہ کروایا. اب ماشاءاللہ پولیس مقابلہ ہوا, 250 پولیس موجود تھی, 10 جتوئی باہر نکلے اپنے گھروں سے اور فون ان کے ہاتھ میں تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی انسٹرکشن میں ان کو دے رہا تھا کہ پولیس کے ساتھ مقابلہ کرو. آدھا گھنٹہ پولیس مقابلہ ہوا, نہ 250 پولیس والوں کو کچھ ہوا اور نہ جتوئیوں کو کچھ ہوا. تو اس قسم کا پولیس مقابلہ ہوا. تو کیسز تو جھوٹے تھے. پیپلز پارٹی کی بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوں, وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ میں 2-3 دفعہ ان کی آفر جو تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کی, ان کی اطاعت نہیں کی. 92% سندھ کے پرانے خاندان جو ہیں وہ بادشاہ سلامت کی اطاعت کر چکے ہیں, اور میں نے شاید وہ اطاعت نہیں کی. تو وہ بھی ہو سکتا ہے ایک ریزن کہ جی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے, اس نے اطاعت کیوں نہیں کی. زمینوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو زمینوں ہماری زمینوں پر 2014 میں جب میں وفاقی وزیر تھا تب ایک قبیلے کے تھرو حملہ کروایا گیا کہ وہ قبضہ ہو ان زمینوں پر. وہ جھگڑا کوئی 2 سال چلا, لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے قبضہ کرنے پر. بورڈ آف ریونیو سے ہماری 3000 ایکڑ زمین
रिज्यूम वो अपना कैंसिल करवाई, जो हमने हाई कोर्ट से जाकर फिर वापस बहाल करवाई, जीती। और दादू तहसील की 2500 के करीब ज़मीन हमारी डीसी ने कैंसिल की, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर ने बहाल की, और वो डीसी साहब फुल बोर्ड में वो अपील में चले गए। तो ज़मीनों का मामला तो 14 से कोशिश जारी है। और फिर 21 में फिर दूसरे कबीले से हमारी ज़मीनों पर हमला करवाया गया। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के लोगों की मदद से, अपनी बरादरी के लोगों की मदद से हमने वो ज़मीनें कब्ज़ा ना हुई। तो मैं समझता हूँ यही रीज़न है जिसकी वजह से ये केसेस बनाए गए। जी बहुत शुक्रिया। मैं सेव इंडस रिवर मूवमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे NA 213 पर अपना मुश्तरका कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब पीर साहब पागारों की मदद से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उनको पाबंद सरासल किया गया है और वो इस वक्त जेल में हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ना सिर्फ जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन इमरान खान साहब, उन पे भी कई केसेस जो हैं वो दाखिल हैं, वो जो झूठ हैं और इस हुकूमत ने जो बनाए हुए हैं। ये इलेक्शन जो होगा ये इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं होगा, ये इलेक्शन दो नज़रियों के दरमियान होगा। एक नज़रिया होगा पीपल्स पार्टी का और इस हुकूमत का। पीपल्स पार्टी का नज़रिया कि उन्होंने सिंध का पानी बेच दिया, सिंध की ज़मीनें बेच दी। जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ से ये इलेक्शन होगा, वहाँ पर 14,000 एकड़ ज़मीन कारपोरेट फार्मिंग के लिए दे दी गई है। वो वहाँ के मकामी मिस्कीन थरी लोगों की वो ज़मीन है और 2 लाख एकड़ मज़ीद एक प्रोपोज कर दी गई है। ये पीपल्स पार्टी का नज़रिया है कि अपने लोगों की ज़मीन तक वो छीनने के लिए तैयार हो गए हैं। इस हुकूमत का नज़रिया है आइन को बर्बाद करें, कानून की हुक्मरानी को बर्बाद करें, मीडिया को बर्बाद करें, मीडिया पे कदगन लगे। और एक नज़रिया इमरान खान का है, एक नज़रिया मूवमेंट का है, इंडस रिवर मूवमेंट का है कि हम आइन की बहाली चाहते हैं, हम सिंध के एक एक पानी की बूंद की हिफाजत करना चाहते हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं और उसके लिए अब पूरा सिंध तैयार है और हम इंशाअल्लाह अपने हक के लिए लड़ेंगे। जो फरवरी में इलेक्शन हुआ था वो इस पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा धांधली शुदा इलेक्शन था। इंशाअल्लाह अब इस इलेक्शन में ना सिर्फ आवाम निकलकर जिस तरह दरिया की हिफाजत कर रहे हैं, इसी तरह वो बाहर निकलेंगे, वोट भी देंगे और अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैशियत तो बेहतर तब होगी कि जब आप अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसी को एक शॉर्ट टर्म बता दें, एक लॉन्ग टर्म बता दें, कि इन्वेस्टर को भी पता हो कि इस मुल्क के अंदर क्या होगा, लोकल्स को भी पता हो इस मुल्क के अंदर क्या पॉलिसी चल रही है। तो मैशियत तो ऐसे मैं नहीं समझता कि आपकी हो जाएगी कि जब डे टू डे पॉलिसी बन रही है, हम लोग ऐसे चल रहे हैं कि कल क्या करना है तो कल सोचेंगे। तो ऐसे मुल्क तो नहीं चलते, ऐसे तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं चलती, घर भी नहीं चलता। ये तो इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ आवाम है, उनका मुस्तकबिल डे टू डे फैसला हो रहा है कि कल क्या करना है, यहाँ उठ के कहते हैं आज क्या करना है। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो पॉलिसी दे दें, इन्वेस्टर्स अपना सोच के आए। इधर के अगर आबादगार पानी बचा तो अपना सोच के काश्तकारी का सोचें, और जो बिजनेसमैन है इस वक्त एग्जिस्टिंग कारोबार में, वो अपना सोच के बिजनेस करें, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या लोकल कंजम्पशन है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज अगर चल रही है और रॉकेट की तरह उसके इंडिकेटर्स जा रहे हैं, अगर हकीकतन उसको देखने जाएंगे तो उसकी कोई आपकी इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ता। और अब तो इंटरनेशनल मार्केट में भी कह रहे हैं जी, पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स हैं उनको देख के तो ऐसे लगता है कि हम जन्नत की हवा खाने निकले हैं, क्योंकि वो कभी भी धड़म तक नीचे आ जाते हैं। और जिस दिन क्रैश हो उस दिन काफ़ी आपको पता चलेगा जख्मी इधर होंगे। दूसरा आपका सवाल क्या था कि पेज एक ही है, पहले भी एक पेज था मगर फटते देर नहीं लगती पेज। अगर कोई और
सवाल नहीं है तो अभी तो वो कहते हैं इब्तिदाए इश्क है, जो फॉर्म 47 वालों के साथ मजीद लोगों ने सोचा है, बड़ा उनको मोहताद होकर निकलना पड़ेगा। अल्लाह ही रहम करे। हम तो ये कहते हैं हर किसी की अल्लाह ताला हिफाजत करे।